नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने जमीन विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगे भू माफिया के आरोप साबित हो जाते हैं तो वो उत्तराखंड की जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे और चुनाव में भाग नहीं लेंगे। पांडे ने यह स्पष्ट किया है कि 35 फीट की जमीन के लिए भूमाफिया नहीं बन सकते। उन्होंने आरोप को निराधार बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की अपील की है और दोनों पक्षों के लिए लाइक डिटेक्टर, पॉलीग्राफ, माइंड मैपिंग और नार्को टेस्ट कराने का सुझाव दिया है। जानकारी के अनुसार पांडे के खिलाफ एक महिला ने लीज से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा और धमकी देने का आरोप लगाया था। उनके भाई और अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ भी जमीन हड़पने और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले 20 जनवरी को मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कूट रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से मारने की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पे लगाया गया है। तो उसी विषय को लेके आज मैं डीजीपी महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरी फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है, इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का, मुकदमा लिखवाने वाले का भी और जिन पे मुकदमा लगा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर, और उसमें मुझको भी शामिल किया जाए। मेरी और मेरी फैमिली के लोगों की और मुकदमा लिखवाने वाले व्यक्ति की एक नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। पिछले पांडे ने पूर्व नेता रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर ये जो आरोप लगा है वो साबित हो जाता है तो वो जनता को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। लगातार ये भू माफिया का आरोप उन पर लगता रहा है और अब उन्होंने जो बयान दिया है वो सबको चौंकाने वाला है कि अगर ये बयान साबित हो जाता है तो वो जनता को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और राजनीति छोड़ देंगे। दोनों पक्षों के लिए पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये आरोप साबित हो जाता है, पहले दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। नार्को टेस्ट की भी उन्होंने मांग कर दी है। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे अगर ये आरोप उन पर साबित हो जाता है, ऐसा कहना है बीजेपी के पूर्व मंत्री अरविंद पांडे का। अरविंद पांडे ने जमीन विवाद पर बड़ा बयान दे दिया है। अरविंद पांडे ने कहा है कि अगर ये जो आरोप लगे हैं, अगर ये साबित हो जाते हैं तो वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अजय, जो अरविंद पांडे की तरफ से ये बयान आया है, ये बड़ा बयान है कि अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो वो शक्ल नहीं दिखाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। अजय, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए आंचल, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद पांडे और बाजपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लगातार 5 बार से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और ऐसे में उनके तरफ से ये जो बयान दिया गया है ये काफी बड़ा बयान है, क्योंकि अगर कोई नेता इस तरह का बयान देता है कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप साबित होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अरविंद पांडे के ऊपर एक आरोप ये लगा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति की जमीन जो वो कब्जा की है और उस परिवार की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसकी पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। इसी के साथ साथ एक और मामला अरविंद पांडे के ऊपर है, जिसमें प्रशासन की ओर से और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उनको नोटिस जारी किया गया है कि 15 दिन के अंदर जो अवैध कब्जा उन्होंने किया हुआ है सरकारी जमीन पर, वन विभाग की जो जमीन है और सिंचाई विभाग की जो जमीन है, वहां पर उनका कब्जा है और ऐसे में अगर वो खुद कब्जा हटा लें तो ठीक है,
नहीं तो प्रशासन की ओर से वो कब्जा तोड़ा जाएगा। जी। तो इसको लेकर के अरविंद पांडे की सरकार से थोड़ी नाराजगी जरूर है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके तरफ से जो कब्जे किए गए हैं वो अगर प्रशासन कह रहा है, अगर न्यायालय की ओर से आदेश जारी किए गए तो वो तोड़ लेंगे। लेकिन पहले वो सरकार के खिलाफ कई बार लगातार बयान देते रहे हैं। हाईकमान की ओर से उनको कहा गया कि वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी न करें। हालांकि प्रदेश में गुटबाजी का मामला भी देखने को मिला था। बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी उनके पक्ष में नजर आते हुए दिख रहे थे। अब चूंकि ये मामला पर्सनल दो लोगों के बीच का है, एक पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है कि अरविंद पांडे ने उनकी जमीन पे कब्जा किया है और अरविंद पांडे को भूमाफिया लोग कह रहे हैं। ऐसे में वो काफी आहत है और उनका ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने उनके ऊपर आरोप लगाया है उसका भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए। इसके अलावा इनके परिवार के जिन लोगों के नाम उस आरोप में लगाए गए हैं उनका भी टेस्ट हो जाए तो बात सामने आ जाएगी। कुल मिलाकर के अरविंद पांडे ने आज उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की है, अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि दोनों पक्षों का जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो वो हो। लेकिन देखिए आंचल, यहाँ पर सवाल एक नेता का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक व्यवस्था का है। अगर कोई आरोप लगा रहा है, अगर एक इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है और उसकी जांच कैसे पुलिस ने की, पुलिस ने क्या पीड़ित पक्ष की सुनवाई की है या फिर ये सारा जो मामला है वो झूठा तो नहीं है। इस तरह के जो सवाल आते हैं इस पर पुलिस प्रशासन को भी काफी गंभीरता से समझने की जरूरत है। उसके बाद इस पर कार्रवाई भी हो। अगर अरविंद पांडे दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है और पुलिस प्रशासन का ये काम है, वो इस पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन जिस तरह से खुल करके सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं अरविंद पांडे, अपनी ही पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और एक ही जिले के मुख्यमंत्री भी हैं, एक ही जिले से अरविंद पांडे भी आ रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। जी अजय, इसमें सवाल ये बनता है कि 35 फीट की जमीन के लिए भूमाफिया मैं नहीं बन सकता और इतना जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नार्को टेस्ट का टेस्ट करा लीजिए या मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं आम जनता के सामने नहीं जाऊंगा, ये जो बयान आ रहे हैं सामने, ये भी एक सवाल खड़े करते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात ये है आंचल कि पूर्व मंत्री हैं और पूर्व मंत्री की ओर से इस तरह का जो बयान आया है वाकई में एक कॉन्फिडेंस की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा और जनता को मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो ये बड़ी बात जरूर है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, अगर उनके ऊपर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है तो उन पर कार्रवाई होना जरूरी है और ऐसे में उनको भी सफाई देना होगा, अपना पक्ष रखना है। और पुलिस प्रशासन का चूंकि ये काम है कि इस तरह का कोई मामला आता है सामने तो उस पर कार्रवाई हो और एक संदेश भी दिया जाए सरकार की ओर से कि चाहे कितना भी कोई पावर आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसी संदेश को देते हुए प्रशासन की ओर से 15 दिन का उनको नोटिस जारी किया गया था पिछले दिनों और वो काफी नाराज नजर आ रहे थे सरकार से। लेकिन बाद में वो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा, जैसे कि अभी आपने बताया कि 35 फीट की जो जमीन है वो जमीन सरकारी जमीन कहला रही है और उसी जमीन को तोड़ने की बात कही जा रही है। तो एक पक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, सरकारी जमीन पे कब्जे को तोड़ा जाएगा। दूसरा वहीं एक और पक्ष सामने आया है, उनका कहना है कि कहीं और जमीन जो है उस जमीन पर भी अरविंद पांडे और उनके परिवार के लोगों ने कब्जा किया है। इसी बात को लेकर के अरविंद पांडे आज डीजीपी से जब मिले हैं तो उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की है। उन्होंने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी जब ही होगा जब ये पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से इसकी पूरी जांच हो। जी अजय, बड़ी बात आपने कही है कि ये सरकार एक संदेश देगी कि कोई कितना भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर किसी के साथ भी गलत होगा, अगर वो गलत करता है तो सजा तो उसे मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
अगली जो खबर आ रही है वो मसूरी से आ रही है। मसूरी नगर पालिका परिषद में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर पर्यावरण मित्रों के अधिकारों का हनन और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीरा सकलानी ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यालय में 25 लाख रुपए से अधिक का टेंडर ऑफलाइन दिया गया है और अपने चहेतों को लाभ इसमें पहुंचाया जा रहा है। कागजों में 159 कर्मचारी दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविक रूप से केवल 110 कर्मचारी काम कर रहे हैं इस वक्त, और 59 कर्मचारियों को ना तो ग्राउंड पर काम करने का अवसर मिला है और ना ही ईएसआई, पीएफ जैसी उनको सुविधाएं मिली हैं। वर्तमान बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन कर लॉर्ड शिवा कंपनी को कार्य सौंपा है और पर्यावरण मित्रों को 17,000 रुपए से अधिक वेतन के साथ ईएसआई और पीएफ की सुविधा प्रदान की है। साथ ही पूर्व बोर्ड द्वारा लगाए गए बायोमेथिन प्लांट पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन प्लांट अभी भी संचालित नहीं है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। कि अभी जो सबसे बड़ा जो इशू था आया था पर्यावरण मित्रों का, 2-3 दिन की हड़ताल पे पर्यावरण मित्र गए थे। कुछ गलतफहमियां क्रिएट की गई थी कुछ लोगों के माध्यम से, तो उसी आधार पे हम लोगों ने फिर अभी परसों जो एक पर्यावरण मित्रों की एक सामूहिक बैठक जो रखी है, उसमें हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं जो कीन के अधीन जो काम करते थे उनकी एक सामूहिक बैठक रखी गई थी। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले ये जो स्वच्छता का जो शहर के अंदर काम था वो कीन संस्था कर रही थी, लेकिन अभी 1 जनवरी से लॉर्ड शिवा नाम की एक कंपनी आई है जिन्होंने ऑनलाइन टेंडर भरा था। ऑनलाइन टेंडर भरने के बाद उन्होंने वो फाइट किया और वो उनके नाम वो टेंडर किया गया है। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ लखीमपुर खीरी ले आया है और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को बड़ा अंजाम दिया है। घटना की जानकारी परिजन ने पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग को लोकेशन ट्रेस की और उसे युवक के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित रानी पोखरी वापस लाया गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान रोशन के रूप में की है, जो मूल रूप से लखीमपुर का रहने वाला है और रानी पोखरी क्षेत्र में किराए के कमरे में रहता था। मेडिकल रिपोर्ट्स में दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है और थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का इसमें यह कहना है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर टिहरी से आ रही है। टिहरी में चल रहे एक्रो फेस्टिवल और एसआईवी चैंपियनशिप के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कार्यक्रम के दौरान 2 पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर सीधे टिहरी झील में गिर गए, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ की टीम पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत झील किनारे तैनात थी। जैसे ही हादसा हुआ, एसडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और दोनों पैराग्लाइडर्स पायलटों को सुरक्षित झील से बाहर निकाल लिया गया। प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि पायलट पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं और घटना के बाद आयोजकों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की दोबारा समीक्षा करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि टिहरी एक्रो फेस्टिवल और एसआईवी चैंपियनशिप में 11 देशों के 69 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और आयोजक स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और जब ये दुर्घटना हो गई उसके बाद फिर से सुरक्षित जो जगह है उसका फिर से निरीक्षण किया जाएगा। अगली जो खबर आ रही है वो देहरादून से आ रही है। देहरादून में नगर निगम ने प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नई और अहम पहल की है। नगर निगम की ओर से ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉटल क्रैशर मशीन की शुरुआत की गई है और इस मशीन का उद्देश्य शहर में बढ़ते प्लास्टिक कचरे को कम करना है और प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर उपयोगी सामान में बदलना है।
नगर निगम की योजना के तहत ये मशीनें शहर के 50 प्रमुख स्थानों पर लगाई जाएंगी, जिनमें पर्यटक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, पार्क और सरकारी भवन भी इसमें शामिल हैं। इन मशीनों में डाली गई प्लास्टिक बोतलों को क्रैश कर रिसाइकल किया जाएगा, जिससे टेबल, चेयर, फ्लावर पॉट और सजावटी जो शोपीस होते हैं वो जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी, जो वस्तुएं होती हैं वो बनाई जाएंगी। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि ये पहल सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को मजबूत करेगी। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इससे स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है। और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके, उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है। और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके, उसी दिशा में। अगली जो खबर आ रही है वो हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार के उपनगरीय क्षेत्र ज्वालापुर में देर रात एक टायर की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया ये जा रहा है कि दुकान में रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग ना देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। जो उसमें ज्वलनशील पदार्थ रखे थे उसको उसमें देखते ही देखते आग बढ़ गई और उसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही तेज धमाके होने लगे और दुकान से ऊंची ऊंची जो लपटें हैं वो निकलने लगी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत ये रही कि समय रहते आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया। हालांकि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के दौरान लोगों ने घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार में घने कोहरे के चलते एक सड़क हादसा सामने आ रहा है। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर श्री सीमेंट के पास सड़क किनारे खराब हालत में खड़े एक ट्रक में ऑटो कार ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया ये जा रहा है कि कोहरे के कारण दृश्यता कम थी, जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम थी। इसी वजह से कार चालक को आगे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कार चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया और जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और लोगों से कोहरे में सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की भी लगातार अपील कर रही है। जनपद पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र में रह रहे 90 बाबाओं को थाने लाकर उनका सत्यापन कराया है। एसएसआई प्रकाश पोखरियाल के अनुसार इस वेरिफिकेशन का उद्देश्य ये पता लगाना है कि किसी भी बाबा का आपराधिक इतिहास तो नहीं है। थाना प्रभारी निरीक्षक भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बाहर से आकर रहने और काम करने वालों का समय समय पर सत्यापन किया जाता है। क्षेत्र में बाबाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। सभी बाबाओं की जानकारी उनके मूल थाना क्षेत्रों को भेजी जाएगी
यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो बड़ी संख्या में वहां पे बाबा रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार ये बताया जा रहा है कि 90 बाबाओं का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है, उनके वेरिफिकेशन उनका कराया जा रहा है। जो उनका निजी थाना है उससे वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जिसके चलते सावधानी बरतने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो वेरिफिकेशन का उद्देश्य है ये पता लगाना है कि किसी भी बाबा का आपराधिक इतिहास तो नहीं है। जो अगली खबर आ रही है वो ऋषिकेश से आ रही है। फर्जी बैनामा मामले की खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वर्ष 2021 से फरार चल रही महिला आरोपी को रुड़की से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला की पहचान ममता शर्मा पत्नी देवेंद्र कुमार शर्मा निवासी दौलतपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से की जा रही है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2021 में गुरुग्राम निवासी निकुंज गोयल ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी माता रीता रानी की गैर मौजूदगी में एक महिला ने खुद को रीता रानी बताकर कुटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का बैनामा करा लिया है। जांच में यह खुलासा हुआ कि खुद को रीता रानी है वो बताने वाली महिला दरअसल ममता शर्मा थी। इसके बाद से ही वो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही थी और लगातार ठिकाने बदल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे रुड़की से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। अगली जो खबर आ रही है वो देहरादून से आ रही है। भाजपा विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर सियासी घमासान है वो तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद पांडे का सरकार से समझौता हो चुका है और इसी वजह से अब तक ऐसे बयान वो दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि पांडे के बयान ने साफ झलकता है कि उन्हें सरकार की ओर से संरक्षण मिला हुआ है। जो इतने कॉन्फिडेंस से वो बयान दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन पर सरकार का हाथ है, ऐसा कांग्रेस नेता का कहना है। यह आरोप भी लगाया है कि जमीन कब्जाने के मामले में पांडे की भूमिका रही है, लेकिन सरकार की अपनी जांच में उन्हें क्लीन चिट देने की तैयारी है। राजेंद्र शाह ने कहा कि यह बयान अपने बचाव की कोशिश है, लेकिन जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब जरूर देगी। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बयान से मुझे ऐसा लगता है कि उनका भाजपा में जो अंदर खाते में झगड़ा चल रहा था वो समझौता हो गया है, क्योंकि अगर समझौता नहीं होता तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कहते। निश्चित तौर पर उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया है और कब्जा करते रहे वो, और उनकी ज़मीन का कब्जे का तो बहुत स्पष्ट तौर से भाजपा के सरकार की तरफ से अगर जांच हो रही है तो सरकार की जांच क्या झूठ होगी? कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। लेकिन क्योंकि अब उनको जिस तरह से भी जो भी घटनाक्रम पीछे घटा, जो सांसद महोदय 2-3 लोग वहां जा रहे थे, क्या हुआ, दिल्ली से क्या फ़ोन आया, किसको डांट पड़ी, क्या पड़ी, इन तमाम बातों को मुद्देनजर रखते हैं मुझे ये लगता है कि उनका अब अंदर खाते में समझौता हो गया। इसलिए वो जांच भी इन्हीं की अपनी है, एसटीएफ भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, तो जांच वो आ जाएगी, उसमें वो कह देंगे भाई इनकी कोई गलती नहीं है। तो अब यही होगा कुल मिला के। इससे अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार में सार्वजनिक दीवारों पर, इमारतों पर छपे अवैध इश्तहार प्रशासन के स्वच्छता अभियान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहर के हाईवे, मुख्य चौक, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर कमर्शियल और गुप्त रोगों से जुड़े विज्ञापन खुलेआम नजर आ रहे हैं। बिना अनुमति दीवारों पर लिखे जा रहे हैं। ये इश्तहार शहर की सुंदरता पर बट्टा लगा रहे हैं। और एक और जिला प्रशासन हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर ऐसे विज्ञापन उनकी कोशिश को कमजोर कर रहे हैं और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे विज्ञापन लिखने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी हमने रिसेंटली ये ट्रेंड नोटिस किया है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं या जो सार्वजनिक दीवारें हैं, ऑफिसेज की दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। इसमें एनएच को और सभी विभागों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि उसमें विधिक कार्रवाई भी करें और जो लोग डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का उस पर लीगल एक्शन लेकर जुर्माना करें या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको सख्त करें। चिन्हित किया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और 1-2 दिन में इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने रिसेंटली हरिद्वार के रानीपुर मोड़ क्षेत्र में कानून और नियमों की खुलेआम अनदेखी का गंभीर मामला सामने आया है। मुख्य मार्ग पर स्थित एक भवन में बिना अनुमति बेसमेंट की गहरी खुदाई कर दी गई है, जबकि स्वीकृति नक्शे में बेसमेंट का कोई प्रावधान नहीं था। हैरानी की बात इसमें यह है कि यह पूरा काम एचआरडीए की अनुमति के बिना चलता रहा और संबंधित विभाग तमाशबीन बने तमाशा देखते रहे। सूत्रों के अनुसार खनन विभाग ने केवल 20 ट्रॉली मिट्टी निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन मौके से 50 ट्रॉली से अधिक मिट्टी निकाल ली गई है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी चेतावनी दी है कि हरिद्वार भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में आता है और ये क्षेत्र पहले से जलभराव की समस्या झेलता रहा है। ऐसे में अवैध खुदाई सीधे तौर पर जन सुरक्षा से खिलवाड़ है। एचआरडीए ने माना है कि बेसमेंट की अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी काम चलता रहा। अब सवाल है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में ही दब जाएगा। हरिद्वार जनपद जो है भूकंप की दृष्टि से जो है जोन 4 में है, अति संवेदनशील है। इसके अलावा जो रानीपुर वाला जो इलाका है वो जल भराव की दृष्टि से और फ्लड की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है। तो वहाँ पर कोई भी नवनिर्माण या निर्माण कार्य करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच परख होनी बहुत जरूरी है कि वो उसकी संवेदनशीलता क्या है और वहाँ पे जो निर्माण अगर कोई कार्य हो रहा है तो उससे लोगों पे, वहाँ पे स्थानीय लोगों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वहाँ पे कोई भी नवनिर्माण ना कराया जाए, उसको आपदाओं की दृष्टि से जो है जरूर देखा जाए और टेक्निकली उसका जो है सर्वे करा देना उचित होगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है, चंद्राचार्य चौक में जो है लगभग हमेशा वहाँ पे जल भराव जो है बहुत ज्यादा होता है। अभी उसका ड्रेनेज प्लान बनाए जाने की भी कार्रवाई जो है वर्तमान में गतिमान है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते ही जो है आगे की कोई कार्य योजना वहाँ पे बननी चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आ रही है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी कि एनपीएसएस के तहत देहरादून के किसान भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों और कृषि जो विशेषज्ञ हैं वो कीट निगरानी और प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराते हैं। और कार्यक्रम के दौरान एनपीसीएस प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली, इसकी विशेषताओं और उपयोग पर विस्तार से जानकारी देती है। प्रशिक्षण में शामिल किसानों और विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधारित इस प्लेटफॉर्म के जरिए कीटों की पहचान, निगरानी और समय पर नियंत्रण के तरीके को साझा किया है। अधिकारियों ने बताया कि एनपीएसएस के माध्यम से किसानों को सटीक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके फसलों की सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस किसानों को तकनीकों से जोड़कर नुकसान कम करने और बेहतर खेती को बढ़ावा देने पर रहा है। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस ऐप जो हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2024 में इसको लॉन्च किया था, इसमें डिफरेंट कीट और बीमारियां हैं, तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो उससे पता चल जाएगा, और कैसे हमें अगर कहीं पे कीट का स्तर हमारा आर्थिक हानि स्तर से ऊपर है तो उसके लिए हमें क्या करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैडम किन को बुलाया गया है? इसमें हमने जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, हमारे केवीके के ऑफिसर्स हैं, हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट के ऑफिसर्स हैं, उन सभी को इसमें बुलाया गया है। और हमारे केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र देहरादून का भी इसमें सपोर्ट है, क्योंकि इन्हीं लोगों की लाइसेंसिंग है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, तो उन सबको हमने इन्वाइट किया। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।